Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we will discuss about the rest part of the MCQ based question paper of chemistry of BSc 5th semester of HNB Gadwal University 2021 with its answer key. Let's start. हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से. क्वेश्चन नंबर 18, लेंथ ऑफ द कॉलम इन HPLC. नीचे चल रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18. लेंथ ऑफ द कॉलम इन HPLC. इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं. A 1 to 2 सेंटीमीटर, B 5 to 30 सेंटीमीटर, C 300 to 500 सेंटीमीटर और क्वेश्चन ऑप्शन डी है 500 to 700 सेंटीमीटर. तो जो आपका HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो कॉलम होता है बेसिकली वो देखने में तो स्टील का होता है इस तरीके से. अंदर इसके अंदर कार्बन की लेयरिंग होती है. इनको हम ये कार्बन की जैसे लेयरिंग है, इनको C13 C15 इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देते हैं नाम. ठीक है ना कि C17 वाला कॉलम है, C15 वाला कॉलम है, C13 कार्बन चेन की जो इसमें लेयरिंग होती है उसके बेसिस से. ठीक है ना. तो और जो इसकी लेंथ होती है बेसिकली, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका IR इंस्ट्रूमेंटेशन सिलेबस में है कि जिस जो लेंथ होती है यूजुअली 15 सेंटीमीटर होती है. जो यूजुअल 10 to 15 सेंटीमीटर लगभग जो इसकी लेंथ होती है जो आता है प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करते हैं वो 10 to 15 सेंटीमीटर होती है. तो इस रेंज में इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी 5 to 30 सेंटीमीटर. और कोई ऑप्शन सब बियॉन्ड द रेंज है. ये 1 to 2 सेंटीमीटर नहीं, इतना छोटा नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है. लगभग आप इस पेन की लेंथ का मान सकते हैं. ठीक है. मार्कर की लेंथ का आपका ये कॉलम होता है लेकिन इससे थिन होता है. ये थोड़ा थिक है, इससे भी थिन होता है. आप मार्कर से अंदाज लगा सकते हैं. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी. ठीक है ना. 5 to 30 सेंटीमीटर. वैसे करेक्ट आंसर इसका लगभग क्या रेंज जो होती है नॉर्मली जो HPLC होता है, जैसे वाटर का HPLC, वाटर कंपनी का नाम है जो HPLC बनाती है. ठीक है ना. उसका मॉडल का नाम जैसे मार्केट में दवाइयाँ कंपनी के नाम से आती हैं. तो उसमें जो लेंथ होती है 10 to 15 सेंटीमीटर. इसको मैंने अपने प्रैक्टिकल करते हुए यूज़ किया हुआ है. ठीक है नहीं. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ऑन विच फैक्टर डज द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स. ठीक है ना. मैं इसमें पहले ऑप्शन तो बाद में बताएंगे. पहले ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो डायटोमिक है, ये किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है. तो इसमें जो स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हम इसको वाइब्रेट करते हैं वाइब्रेशनल मोड में, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको निकालने का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को पहले पढ़ लें, ऑप्शन बाद में देख लेंगे. तो जो ये वेव नंबर की फॉर्म में निकालते हैं. ठीक है ना. वेव नंबर इक्वल्स टू 1/2π √k अपॉन न्यू. ठीक है. मैं बता देता हूं. हियर न्यू बार इज वेव नंबर ऑफ जो ये फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर की फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट यहां करते हैं. पाई कांस्टेंट हो गया, 22/7 इसकी वैल्यू होती है. के यहां पर क्या है? के इज फोर्स कांस्टेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको कई तरीके से कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है. इसके ये BSc के अलावा ये नेट गेट, ठीक है, जैम के एग्जाम में भी आता है. अभी मैं बताता हूं किस तरीके से आता है. और जो न्यू है यहां पर ये, ठीक है ना, ये होता है रिड्यूस्ड मास. अब इसको कैसे निकालते हैं? इसके निकालने अगर ये देखिए, ये इसका M1 और ये M2 अगर इसका मास है, दो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड है, इसको वाइब्रेट कर रहे हैं तब इस वक्त, तो M1 M2 अगर इन दोनों एटम्स का मास है तब ये कैसे निकलता है? 1/μ1 इक्वल्स टू, सॉरी ये तो न्यू इक्वल 1/m1 प्लस 1/m2. ये इस तरीके से निकलता है. तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? न्यू इक्वल्स टू, हम इसमें क्या लिख सकते हैं? कॉमन ले लिया, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है. ये इसमें कई सारी चीजें आ जाती है. तो अब आपके सामने देखिए वेव नंबर
ठीक है ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी कह सकते हैं, 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेव नंबर, अगर आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो 1/2π इक्वल्स टू √k/ν। अब k यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, रिड्यूस मास है। अब इसके बाद ऑप्शंस पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं। ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है भाई, ये फोर्स कांस्टेंट होता क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन जो आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड के लिए भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए, एक की लर्न करा रहा हूं, बाकी की अपने आप ही आपको लर्न हो जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड के लिए k की वैल्यू क्या होती है, 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब अगर डबल बॉन्ड के लिए हम निकालेंगे तो क्या कहेंगे, बस इसमें 5 का एडिशन और करते चले जाइए, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगी k की वैल्यू, मैं नीचे लिख देता हूं, k फॉर डबल बॉन्ड, ये हो जाएगी 10 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। अच्छा, k फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगी भाई, 5 का एडिशन और कर दीजिए, 5 का एडिशन मतलब इसमें 15 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए हैं और आगे आने का चांस है, क्योंकि इस बार भैया इन्होंने पूछ दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है। अब हम इसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, जैसे ही ऑप्शन पढ़ेंगे हमें आंसर पता लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी से हमें पता लग रहा है फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब इसके मैं ऑप्शन लिखता हूं, देखिए भाई, इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोर्स कांस्टेंट। अब हमें तो आंसर पहले ही मिल गया है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, अभी अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा और दूसरे ऑप्शन क्या है, एटॉमिक पॉपुलेशन, ऑप्शन सी क्या है, टेम्परेचर, और फोर्थ है मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें सीधे सीधे पता लग गया था फोर्स कांस्टेंट से ही फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर निकाला जाता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन 19 का जो ऑप्शन हो गया, 19 का क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, पहले ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, फिर डबल बॉन्ड लिखा है, फिर सिंगल बॉन्ड लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकालना है भाई, किस बॉन्ड के लिए ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगेगी, किसके लिए कम लगेगी। भैया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन है, मतलब इसमें किसी दो एटम के बीच में बने हुए बॉन्ड को जब आप कुछ एनर्जी देते हैं तो ये क्या करना है, वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है ना। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो पता लग गया फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, मास की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आपको ये बताते हैं कि भाई जैसे सपोज करिए मैं आपको, ये कोई एक पेन है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसका मास सपोज करिए, हम कहते हैं सर 10 ग्राम्स है। अगर ये 10 ग्राम का पेन है और इसको डिस्प्लेस करने के लिए या वाइब्रेट कराने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी लगती है, और अगर इसका मास 20 ग्राम कर दिया जाएगा तब आपको एनर्जी क्या लगेगी। देखिए, एक तो ये तरीका है, मास आपने बढ़ा दिया। दूसरा मैं कहता हूं कि एक बार बॉन्ड मजबूत है और एक बार बॉन्ड कमजोर है, तो किसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वाइब्रेट कराने के लिए, जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। मतलब जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। छोटा सा एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, जितना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो वाइब्रेशन के लिए उतनी ज्यादा उसको एनर्जी लगनी है, ठीक है ना। अब कौन सा ज्यादा बॉन्ड मजबूत होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अगर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड से बहुत कम है, ठीक है ना।
भाई वहां 3 बॉन्ड है, एक भाई इसमें तो एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा 1 पाई और इसमें एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड को वाइब्रेट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एच न्यू। तो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो किस बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, भाई आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी वाइब्रेट कराने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा होगी, तो आपकी ट्रिपल बॉन्ड की, यानी कि आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया है, ठीक है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं किसमें ये करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए में C सिंगल बॉन्ड C, देन C डबल बॉन्ड C और देन C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा, ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी में ये ऑर्डर दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड C, देन C डबल बॉन्ड C और लास्ट में C सिंगल बॉन्ड C। तो हमें पता लग गया है इसमें करेक्ट आंसर क्या है, सर इसका आंसर हो गया बी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ज्यादा एनर्जी, फिर डबल बॉन्ड के लिए, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए। आगे के हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए बेकार ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसमें आगे वो नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, हु इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी, हु इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी, क्वेश्चन नंबर 21, हु इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। क्लास 11th में बॉटनी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये अब तो 10th की किताब में भी है शायद, ठीक है ना। तो इसमें सबका पसंदीदा आंसर है टी स्वेट, ठीक है। बस यहां पर ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में नहीं है। अब ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया, तो आप लोगों को गौर करना है क्या कमी है। देखिए 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं पेपर में, की स्वेट, स्वेटी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, और आर्चर, रिचार्ड, और ऑप्शन डी हो गया है एरिका। भैया तो इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन ए। स्पेलिंग जरूर गलत दी हुई है क्वेश्चन पेपर में, पर उससे कोई फर्क नहीं है, हमें पता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, टी स्वेट, ठीक है ना। तो ये मैंने ऊपर सही करेक्ट स्पेलिंग भी। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 क्या कहता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये फिर से मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा इस पेपर का, ये सेकंड वो क्वेश्चन है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे भाग गया कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने का पूरा चांस है, और बच्चे बार बार गलती करते हैं। मैं कई बार इसको थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 100 ml ब्रैकेट में दिया हुआ है इज मोर इफेक्टिव व्हेन द एक्सट्रैक्शन इज रिपीटेड विद। तो देखिए इसके लिए मैं थ्योरी में बार बार बच्चों को बताता हूं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव, वो तब इफेक्टिव होता है जब बार बार आप मिनिमम क्वांटिटी ली जाए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बच्चे बड़े परेशान। क्वेश्चन के बाद सर बार बार व्हाट्सएप करके पूछते हैं, सर इसका तो आप किसी ने पढ़ाया नहीं कि न्यूमेरिकल बुक में दे ही नहीं रखा है। भैया ये न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसको तो आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना था। हम थ्योरी में लिखवाते भी हैं कि भाई इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वांटिटी देख के सब बच्चे चकरा गए। भैया मतलब जब जो आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है वो इफेक्टिव कब होता है, जब आप बार जो एक्सट्रैक्शन है वो क्या किया जाए, मिनिमम क्वांटिटी के साथ किया जाए। तो जो इसमें मिनिमम वैल्यू है भैया वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें 25 ml, 100 ml, 10 ml, सबसे मिनिमम क्या होगी, आप कहेंगे सर 10 ml होगी, 10 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है बी, यानी कि 10 ml। तो इसको 22 का 23, ये फिर से वापस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में से क्वेश्चन आया है, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए यहां पे फिर से मैं बता रहा हूं, इसको गौर से पढ़िएगा। जब भी क्वेश्चन नंबर 23, जब भी क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा जाता है तो गलती होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए फोटो वोल्टिक सेल। ऑप्शन क्या है, फोटो वोल्टेइक सेल, सॉरी फोटोवोल्टेइक सेल। दूसरा क्या है, नर्स्ड ग्लोबर। नर्स्ड ग्लोबर। और तीसरा क्या है, बोलोमीटर।
मेरे ख्याल से अब तक आपको आंसर पता लग चुका होगा। ऑप्शन डी है केबीआर पैलेट्स, ठीक है ना, केबीआर पैलेट्स। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि भाई इनकरेक्ट, ठीक है, कि आईआर के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट क्या है। गौर करिए, फोटोवोल्टिक सेल कहां पे यूज किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल इज यूज टू जनरेट डीसी करंट, बट कहां पर? डीसी करंट के लिए कहां पर? फोटोवोल्टिक सेल यूवी विजिबल में यूज किया जाता है। भैया यहाँ आईआर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे नोट्स में भी आप बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, आप मेरी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यानी फोटोवोल्ट, पहले ही हमें ऑप्शन मिल गया कि सर फोटोवोल्टिक तो यूवी विजिबल के लिए यूज किया जाता है और ये आईआर में पूछा है, तो आईआर के लिए तो इसका मतलब नहीं है। पर हमें ये पता होना चाहिए बाकी तीन ऑप्शन क्या हैं। कई बार बच्चों ने मुझसे स्पेशली पूछा है, सर ये बोलोमीटर क्या होता है? केबीआर का तो मैंने पढ़ाया हुआ है। केबीआर जो यूज किया जाता है कहां किया जाता है? जो ग्लास विंडो होती है ना, ग्लास विंडो मटेरियल के लिए। विंडो मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता आईआर को, आईआर के लिए ट्रांसपेरेंट है। लिख सकते हैं इस चीज को, केबीआर इज ट्रांसपेरेंट टू आईआर, ठीक है। तो केबीआर विंडो के लिए यूज किया जाता है, ये मैंने बताया, जो विंडो मटेरियल बनाया जाता है ना, विंडो मटेरियल के लिए। अब बोलोमीटर जरूर बच्चों ने, ये पहली बार, मतलब ये यूजुअली हम लोग नहीं थ्योरी में देते हैं, बट ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि इसमें सी ऑप्शन कंफ्यूजिंग था, बच्चों के लिए क्रिएटिव था। तो ये मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। बोलोमीटर थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर है। ये क्या है? बेसिकली डिटेक्टर, थर्मल डिटेक्टर है जो आईआर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन हो गया, ये आपको सीखने के लिए भी आपको मैं बता रहा हूं। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है द कॉलम कंटेन्स निगेटिवली, ये निगेटिवली लिखा हुआ है, निगेटिवली चार्ज बीड्स वेयर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड्स, ठीक है ना। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है द कॉलम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज बीड्स, ठीक है ना, वेयर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड्स। तो जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो कॉलम जो कंटेन करता है वो पॉजिटिवली चार्ज बीट्स कंटेन करता है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन को बाइंड करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, टफ क्वेश्चन इसे माना जाता है क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है द कॉलम कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पोलैरिटी के बेसिस से उसको सेपरेट किया जाता है। और ऑप्शन डी दे रखा था ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, द कॉलम कंटेन, जो कॉलम जो कंटेन करता है वो कॉलम में अंदर क्या किया जाता है? उसमें पॉजिटिवली चार्ज बीट्स तैयार की जाती है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन को बाइंड करता है। तो जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है? ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25। What will be the pH at the equivalence? What will be the pH at the equivalence point in the titration of a weak acid and a strong base? Weak acid and strong base. ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 0, 7, less than 7 and more than 7। मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर मिल चुका है। वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जब इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा तो हमें कहां मिलेगा? 7 से अबव मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। यहां कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया है? डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फिर से वापस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेल नोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है। द स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स इन एन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 1700 सेंटीमीटर पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अल्कोहल, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी कार्बोनिल और ऑप्शन डी अमीन। अब 1700, वैसे तो इसका करेक्ट जो आइडियल है
वो नियरली 1720 पे मिलता है। 1720 पर 1720 पर आपको कार्बोनिल की पीक मिलती है, ठीक है। पर जब 1700 के आसपास और हमारा मिलता नहीं है भाई। अल्कोहल कितने पे देगा, ये 3400 के आसपास देता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर इनवर्स पर 34, ठीक है। ऐसे अमीन की भी आपकी डबलेट मिलती है, वो भी 3000 से ऊपर मिलती है, ठीक है। ईथर 1500 के आसपास मिलता है। तो ठीक है, तो यहां पर जब ऑप्शन ही हमारे पास उतनी है, 1720 दिया ही नहीं है किसी का भी, ठीक है। तो 1700 में किसकी माननी है, कार्बोनिल की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया है, सी, कार्बोनिल। वैसे इसका जो करेक्ट होना चाहिए 1720 आना चाहिए था, लेकिन इन चारों में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है, सी, कार्बोनिल। अब इनको देखते हैं क्वेश्चन 27, Which one is incorrect about Q टेस्ट। भाई Q टेस्ट के बारे में क्या इसमें गलत है, ठीक है जी। तो Q टेस्ट होता क्या है भाई, Q टेस्ट कंपेयर करने का एक टूल है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल टूल है जो रिजल्ट के बीच में कंपैरिजन करता है। किसमें करता है, सेम डाटा सेट में कि डिफरेंट डाटा सेट में, ठीक है। मतलब दो ग्रुप, मतलब हमने एक पॉपुलेशन के ग्रुप्स बनाए हैं, उनके रिजल्ट के बीच में कंपैरिजन करेगा, या दो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच के ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करेगा। तो ये आप याद रखेंगे, जो डाटा सेट है, टू सेट्स ऑफ डाटा, एक पॉपुलेशन या एक डाटा के दो ग्रुप्स के बीच में, या उनका जो रिजल्ट है उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए क्यू टेस्ट यूज किया जाता है। अब हम इसके बाद इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंपेयर द प्रिसीजन ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा। कंपेयर द प्रिसीजन ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा, बिल्कुल सही है जी। ये टू सेट्स ऑफ डाटा, एक डाटा के बीच में कंपेयर करा रहा है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, बिल्कुल इस पर रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। और ऑप्शन सी है कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स विद अदर सेट ऑफ डाटा। कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट विद अदर सेट ऑफ डाटा, क्या अदर सेट ऑफ डाटा के साथ करता है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन सी गलत हो गया, इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया हुआ था रिजेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। ये भी इसका मतलब ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्यू टेस्ट के लिए सही है, इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट विद अदर सेट ऑफ डाटा, दूसरे सेट ऑफ डाटा के साथ क्या है, ये कंपैरिजन नहीं किया जाता क्यू टेस्ट में, हमेशा अपने सेट के साथ, यानी कि सेम पॉपुलेशन में डाटा का सेट्स का कंपैरिजन किया जाता है। टेक आउट द करेक्ट मैच। भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, और ऑप्शन डी ये दिया हुआ है NMR। अब इनके आगे इसने चार रेडिएशन सोर्स कि भाई इंफ्रारेड, IR, ऑप्शन बी में माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक के लिए विजिबल, और NMR के लिए अल्ट्रावायलेट, UV। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसके लिए होता है, माइक्रोवेव के लिए, वाइब्रेशनल IR के लिए, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कौन सा, UV विजिबल दोनों होते हैं, तो यहाँ विजिबल दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक में UV भी यूज कर सकते हैं, विजिबल भी यूज कर सकते हैं, और NMR में तो भैया रेडियो वेव यूज किया जाता है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया है भाई, हमें तो करेक्ट मैच फाइंड आउट करना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी जिसमें रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके नेक्स्ट हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं, वो या तो विजिबल रेडिएशन से होता है या UV रेडिएशन से। तो यहाँ विजिबल वाला करेक्ट मैच है। NMR में तो रेडियो वेव यूज करी जाती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर pH। pH के लिए कौन सा इसमें से यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी दिया हुआ है
कंसंट्रेशन सेल। ऑप्शन सी दिया हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो आपके सामने आप करेक्ट आंसर आ चुका है। ग्लास इलेक्ट्रोड भी पीएच फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी कंसंट्रेशन सेल भी पीएच फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पीएच फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया है डी। और 30 विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। ये नया क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ये यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। जो इससे थोड़ा सा गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर पे हम लोग जरा कम बात करते, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा हुआ। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन में दिया जरूर है, लेकिन इससे क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्लियरली आप लोगों को दो चीज़ों का दिया हुआ है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में। कौन कौन सा? पहला दिया हुआ है यूवी और आईआर। इसके मतलब बीएससी में जो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन है मेनली किस पे फोकस किया हुआ है? आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और ये आपका कौन सा दिया हुआ है? आईआर। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और फ्लेम फोटोमेट्री के। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन जरा कम पूछते हैं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आया, यानी कि अगली बार इससे और ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग करेंगे। विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दे रखे हैं फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, आयोनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ऑप्शन बी यूवी एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर, यूवी एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर। ऑप्शन सी फोटोवोल्टिक सेल। ये तो आप अभी पढ़ चुके हैं, फोटोवोल्टिक सेल कहां किया जाता है। और डी नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। जो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो डिटेक्टर यूज किया जाता है वो होता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 31। विच वन इज ऑब्लिक आर, ठीक है ना, एक्ट्स एज कीलेटिंग एजेंट। भाई इसमें कीलेटिंग एजेंट कौन सा है? ठीक है ना, ये जो कीलेट बनता है आपका, ये क्या होता है? आर द कंपाउंड्स दैट रिएक्ट विद मेटल आयंस टू फॉर्म ए स्टेबल ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कीलेट होते हैं ये क्या होते हैं? किसी मेटल आयंस के साथ, लिगेंड है बेसिकली, ठीक है, एक मेटल आयन, ट्रांजिशनल मेटल आयंस, ठीक है ना, वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये किसी लिगेंड के साथ, ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड इसके साथ आता है, इसको बीच में कैप्चर कर लेता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कीलेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है, इट फॉर्म्स वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल्स। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। EDTA का क्या होता है? आपने इथाइलिन, डायमीन, बीच में डायमीन बनाना भूल गया मैं, टेट्राएसीटेट CH2COO, 2 नेगेटिव और यहाँ पे 1 नेगेटिव, और ये COO, EDTA 4 आयन, हेक्साडेंटेट है ये। EDTA, ठीक है ना। तो इसी तरीके ये क्या है? ये मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल के साथ क्या बनाता है? आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये तो पता लग गया कि भैया हमारा EDTA क्या करता है? भाई कीलेटिंग एजेंट है। दूसरा क्या है? 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन ये भी वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है मैग्नीज, कॉपर एंड निकल के साथ। किसके साथ? मैग्नीज, कॉपर एंड निकल। ये कॉपर है Cu एंड निकल, इनके साथ ये क्या बनाता है? ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है क्यूपरेन। क्यूपरेन, क्यूपरेन, ये आपका जो क्यूपरेन है यूज टू
ठीक है ना, सेपरेट गैलियम फ्रॉम एल्यूमिनियम, गैलियम को सेपरेट गैलियम फ्रॉम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से अलग, गैलियम को एल्यूमिनियम से अलग करने के लिए कॉम्प्लेक्स बाइंडर का काम करता है, ठीक है ना। तो क्यूफ्रेन भी आप, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, करेक्ट हो गए, कीलेटिंग एजेंट है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी 31 का करेक्ट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें बड़े बड़े ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों को। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर डन टू चेक एंड पॉइंट्स, टू चेक, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर डन टू चेक एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट्स चेक करने के एंड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपका एंड पॉइंट चेक करने के लिए तो क्या रहता है, जब लास्ट में हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं तो एंड पॉइंट आता ही है। तो ये आपका ऑप्शन, मतलब इसने पूछा नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट नहीं है तो करेक्ट है, करेक्ट है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमें नहीं टच करना है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में कहता है, इन केस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कैन बी यूज्ड, पॉलीबेसिक, भैया बेसिक के लिए क्या हो, तो सबके एसिड बेस किसी के लिए भी किया जाता है, यानी कि टाइट्रेशन में भैया एक एसिड एक बेस तो हो गई, तो पॉलीबेसिक हो या मोनोबेसिक हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये यानी कि फॉर पॉलीबेसिक, पॉलीबेसिक के लिए यूज किया जाता है, भाई किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, बिल्कुल सही है, जो एंड पॉइंट है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें टाइट्रेशन में जो ग्राफ आता है, ग्राफ ही तो बनाते हैं हम, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। और इसमें अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 35 लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का दिया है, वो तो यही दिया है, उसने ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देकर पूछा है भाई किसका है ये, एसिड का है, बेस का है, मतलब कौन से एसिड बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, अभी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, यानी कि ये भी करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन बचा डी, गौर से सुनिएगा इसको, दीज आर अनसक्सेसफुल इन अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, भाई ये कौन सी बात होगी, ये तो एसिड बेस की टाइट्रेशन है, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो उससे हमें दिक्कत नहीं है। तो अनसक्सेसफुल, नॉट यूज्ड इन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बिल्कुल गलत हो गया, मतलब ये किया जाता है भाई, यहां लिख दिया अनसक्सेसफुल या नॉट यूज। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो इनकरेक्ट पूछा है, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, कि भाई ये यूज किया जाता है और यहां पे अनसक्सेसफुल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग पिक्चर, विच वन इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग पिक्चर। देखिए भाई यहां पर मैं आप एक पिक्चर, इसमें एक पिक्चर बना रखी है, इस तरह से एक सर्कल बना हुआ और यहां पे कई सारे डॉट है ऐसे, ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, तो आपको करेक्ट आंसर पता, फिर ऐसे ही हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं ऑप्शन किए जाते हैं, इसके लिए आपको करेक्ट पता होना चाहिए कि भाई मैं आपको 4 फिगर बना के दे रहा हूं, मैं एक फिगर नहीं, मैं अब आपको इसमें 4 फिगर बना के दे रहा हूं, आपको तुरंत पता लग जाएगा उसका क्या मतलब है, ठीक है भाई। एक तो जैसे ये है, अब एक इसमें मैंने क्या किया, बल्कि एक जगह, बिल्कुल एक जगह कंसंट्रेटेड कर दिया, ठीक है, और बल्कि इसको हम क्या कर सकते थे, थोड़ा सा एक जगह फिक्स कर सकते थे, और गोला और बना देते हैं। मतलब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हो सकता है अगली बार इनमें चारों में से कोई दूसरी फिगर दे दी जाए, तब आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जब दूसरी फिगर आ जाएगी उस वक्त आपका क्या है, आपको इस तरह से बड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, देखिए चार डॉट्स बने हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए
मतलब ये बताता है, ये एक सेंटर पॉइंट है, चाहे जैसे हम वो जो तीरंदाज होते हैं वो अपना तीर चलाते हैं, तो हम वो कैसे चेक करते हैं कि हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्रिसिशन ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये सेंटर पे लगती है, इसका मतलब सारे उनके तीर 10 तीर चलाए, 10 के 10 सेंटर पे लगे, इसका मतलब एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी उनका हाई है, ठीक है। जांचने की क्षमता जो उनकी है वो भी पूरी है और सटीकता भी पूरी है, ठीक है, दोनों चीज़ें उनकी पूरी है। तो ये हो गया हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, दोनों चीज़ें क्या हैं इसमें, हाई है, ठीक है। अब बाद में हम देखेंगे हमें कौन सा ऑप्शन मिला हुआ था, ठीक है। अब हमने कहा कि सर एक ये इस तरह का ऑप्शन दे रखा हो बाई चांस कि जो सेंटर है इसमें बल्कि 1-2 डॉट मुझे यहाँ पे कर देने थे, कुछ यहाँ बिखरे हुए थे चारों तरफ, इस तरीके से कुछ पिक्चर होगी, ठीक है, कुछ सेंटर में, कुछ 1-2 उसके किनारे किनारे, ठीक है। तो यानी एक्यूरेसी तो काफ़ी हद तक इसकी हाई है, निशाने काफ़ी हद तक सही लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिसीजन लो है। तो यानी हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन, थोड़ा सा प्रिसीजन, उसका अनुमान थोड़ा सा सही नहीं लग पाया, तो कुछ निशाने उसके दाएं बाएं हो गए, ठीक है जी। और एक जो आपका ये, और ये देखिए ये बिल्कुल एक जगह सटीक है, ठीक है ना, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। ये एक्यूरेसी इसकी क्या है, लो एक्यूरेसी है बट प्रिसीजन सारी इकट्ठा है ना। तो आपने कहा सर हाई प्रिसीजन बट लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी। और जो एक बिखरे हुए हैं इसको थोड़ा सा और हम वो कर देते हैं इस तरीके से, तो एक आधा बीच में भी बना दो। एक्यूरेसी भी वेरी पुअर, अगर 10 मारे थे 9 तो बाहर है, एक आधा कोई बीच सेंटर के आसपास आ गया। आपने क्या, एक्यूरेसी भी और अनुमान भी, कभी कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, इसका मतलब लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन, ठीक है। अब हमने कहा जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 33 था, जो 33 है उसमें एक पिक्चर दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या दे रखा है कि जो डॉट्स हैं वो एक जगह हैं, यानी कि प्रिसीजन तो हाई है बट आपकी एक्यूरेसी लो है। तो हमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए ही दे रखा है, तो हमें करेक्ट क्या हो गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 33 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए। और बाकी आपको मैंने सिखा दिए चारों में से, बाकी 4 इसी तरह से लिखा हुआ है, हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन। आपको ये 4 लेकिन डायग्राम नहीं है, तो मैंने 4 डायग्राम बनाने के साथ आपको ये सिखाया है। तो अब आप इसमें से करेक्ट, मतलब कोई भी हो सकता है, कल को ये आ जाए, ये डायग्राम आ जाए, ये आ जाए, जो आपको आ जाए उससे आप करेक्ट ऑप्शन छांट सकते हैं। क्वेश्चन 34 आपका कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि सर एड्सॉर्प्शन, बिल्कुल नहीं करता। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, सॉल्यूट्स का बिटवीन 2 लिक्विड्स। ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन, पहला एड्सॉर्प्शन दूसरा एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल भी नहीं, है तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट, बिटवीन 2 फेजेस या 2 लिक्विड्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमें मिल गया। ऑप्शन डी पार्टीशन, ठीक है ना, तो हमें तो पहले ही करेक्ट आंसर मिल चुका है ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट का 2 लिक्विड्स के बीच में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 34 का। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन 35, ये अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे बेस्ड है। इसमें तो ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसमें तो ग्राफ दिया हुआ है। द फॉलोइंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व इज द काइंड ऑफ कर्व एक्सपेक्टेड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ अ, अब बताना है आपको एसिड है कि बेस है। देखिए ग्राफ में बता देता हूं, ये कंडक्टिविटी हो गया वाई एक्सिस पे, और वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है। और ग्राफ क्या बना हुआ है, ये इसका एंड पॉइंट है। भैया ये किस चीज का ग्राफ है, ये आपको पता लग चुका है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस
स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, तो आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे इस तरह सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात है, इस क्वेश्चन पेपर में स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन सबसे ज़्यादा आया है। दूसरा कोई जो पोर्शन है वो क्रोमेटोग्राफी का मेन क्वेश्चंस जो पूछे हैं, और थर्ड क्वेश्चन है कंडक्टोमेट्री पे भी कई क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। तो ये आप लोग आगे के अपने जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आप इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।